नमस्कारम। मैं डॉक्टर रेखा वर्मा से आचार्य, राजकीय मंगल महाविद्यालय डीडवाना से। हम बात करते हैं एमए हिंदी पूर्वार्ध और उत्तरार्ध प्रश्न पत्र में। पूर्वार्ध में प्रथम प्रश्न पत्र और उत्तरार्ध में नवम प्रश्न पत्र में काम आने वाले यह नोट्स। आज हम बात करते हैं कमलेश्वर की कहानियों की रचना प्रक्रिया के विषय में। प्रत्येक कहानीकार अपने युग संदर्भ से जुड़ा होता है। इस युग संदर्भ का यथार्थ उसके मानस पलट पर छाकर उसे अकुलाहट और बेबसी प्रदान करता है। इसी अकुलाहट और बेबसी को रचनाकार रचनात्मक धरातल पर शांत करना चाहता है। कमलेश्वर की प्रत्येक कहानी जीवन संदर्भ से जुड़ी हुई है। वह बहुत खूबी से अंतर विरोधों को पकड़ते हैं, अपने कथ्य को कल्पना अपेक्षाओं के साथ अभिव्यक्त करते हैं। कमलेश्वर ने बांस का दरिया में लिखा है, कहानी मुझे औरों से जोड़ती है, या कहूँ कि बहुतों से संपृक्त होने की सांस्कृतिक स्थिति की कहानी ही शुरुआत है। यह शुरुआत बार बार हुई है। कमलेश्वर के अनुसार कहानी विचारों और भावना दोनों को वहन करने वाली विधा है। अपने यथार्थ को वहन करते हुए निरंतर बदलते परिवेश को देखते हुए लिखने का प्रयास ही मेरा प्रयास है। यह प्रयास सशक्त भाषा, शिल्प और शैली द्वारा ही संभव हुआ है। कमलेश्वर की कहानियों को हम अनुभूति पक्ष के रूप में देखते हैं और अनुभूति के पक्ष में हम पहले लेते हैं अनुभव। मैनपुरी के एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे कमलेश्वर ने राष्ट्र, समाज और परिवार के भौतिक परिवेश एवं परिस्थितियों तथा भोगी हुए कठोर यथार्थ के दारुण आघातों में देश में सामान्य जन की भांति ही जो अनुभव जनित संस्कार अर्जित किए। मुख्यतः उन्होंने उनकी वैचारिकता, व्यक्तित्व एवं कृतित्व को रूपायित किया है। इसीलिए कमलेश्वर की प्रारंभिक कहानियों में कस्बाई जीवन अपने संपूर्ण सत्य और शक्ति के साथ व्यंजित हुआ है। वहाँ की हर रंग, जिंदगी के हर पहलू को कहानीकार ने आत्मीयता से देखा और पहचाना है। कमलेश्वर ने नई कहानियाँ पत्रिका में इस बात के समर्थन में लिखा है, लेखक अधिकतर अपने समय की विशिष्ट लेखन की मूलभूत आत्मा को प्रतिबिंबित करता है। इस बात की पुष्टि उनकी कहानियां देती हैं, जहां कस्बाई परिवेश से प्रभावित हो कस्बाई अक्स को उभारा गया है। कमलेश्वर अपनी कहानियों में स्वयं हैं। अपनी जीवन यात्रा में वह गांव से कस्बे, कस्बे से नगर या महानगर में पहुंचे। वहाँ के बदलते परिवेश में लोगों की बदली हुई मानसिकता, रुचियाँ, वृत्तियाँ उनके सामने स्पष्ट होती गईं। इन्हीं परिवर्तनशील स्थितियों को उन्होंने स्वयं भी भोगा और उन्हें कहानियों में अभिव्यक्त भी किया। कमलेश्वर ने माना है, लेखक रचना के माध्यम से यथार्थ को प्रस्तुत करता है। यह यथार्थ सामाजिकता के सभी आयामों एवं प्रश्नों से संबंध है। जब से आप अपनी चारों तरफ की दुनिया की ओर देखना शुरू किया तो पाया कहीं कुछ भी बदल नहीं रहा था, इसलिए मुझे बदलना पड़ा। मुझे चारों ओर की कठोर यथार्थ ने बदल दिया। जब पूंजीवाद और साम्यवाद का गठबंधन हो चुका था और सैनिक संस्कृति नागरिक संस्कृति पर हावी होने की प्रक्रिया में तत्पर थी, तब विश्व साहित्य की चिंताएं भी बदल गईं। मामूली आदमी के स्तर पर संततित होता हुआ और हो चुका हुआ आज का साहित्य इस बात का प्रमाण है कि आज का आदमी राजनीतिक सैनिक संस्कृति या अर्ध सैनिक राजनीतिक संस्कृति से आगाह हो चुका है और वह अपने ऊपर फिट की गई इस तरह की सरकार नुमा डांटों को अपनी आंतरिक शक्ति से उड़ा देने के लिए कटिबद्ध है।
परिवेशगत राजनीति और सामाजिक व्यवस्था की कटुता से तो कमलेश्वर प्रभावित हुए ही, परिवारगत परिवेश ने भी उन्हें इतिहास के यथार्थ का कटु रूप दिखाया। माँ कहानियाँ सुनाती थीं, वे कहानियाँ कम, इतिहास अधिक होती थीं। इन कहानियों में इस बच्चे की पूर्वजों की बातें रहती थीं कि किसने वित्रानवी सरकार से लोहा लिया, कि कैसे किसने गद्दारी की, कि कैसे किसने अपने शरीर के सुख के लिए लाखों के सुख को बलाएं ताक पर रख दिया। इतिहास को यथार्थ के रूप में स्वीकार करना बड़ा यातनादायी होता है। कमलेश्वर का बचपन अभावग्रस्त रहा। उस बच्चे के दिल पर क्या गुजरती है जब घर में सब कुछ हो लेकिन उसके लिए कुछ ना हो। इतिहास उसे यथार्थ के भयावनी चेहरे सा लगा जब उसने भविष्य बनने के लिए उत्कंठित हो और वह एकाएक बहुत अकेला हो जाए। वह पढ़ने के नाम पर घर से अलग दूसरे शहर में चला जाए और अपना खर्च चलाने के लिए साइन बोर्ड पेंटर बन जाए। जीवन उसके सामने साक्षात संकट बनकर खड़ा हो जाए। सिर्फ जी सकना जरूरी हो जाए, जीवन उसके लिए न रह जाए। कमलेश्वर के लेखन का परिवारगत अभाव और परिवेशगत कटुता का प्रभाव, इसी कटुता ने उन्हें लिखने के लिए प्रेरित किया। कमलेश्वर ने परिवार से मिले आर्थिक अभावों का चित्रांकन राजा निर्वंशिया कहानी में किया है। इस कहानी में गरीबी ने आदमी को इस हद तक तोड़ दिया है कि वह अपनी बीवी को बेचने को मजबूर हो जाता है। चंदा का वर्णन सचमुच चंदा के ही उपयुक्त है, लेकिन कितना गंदा ड्रामा जुड़ा है उसकी जिंदगी के साथ गरीब की जोरू होने का। परीक्षा काल में वह पैसे से हार गई। उसने अपने को तब तक बचा कर रखा जब तक वह यह न जान गई कि उसे बेच दिया गया है। यथार्थ का इस तरह यथार्थ हो उठना, इसका क्या मतलब है? आदमी को पता ही नहीं चलता कि उसके बारे में क्या निर्णय ले लिए गए हैं। आदमी कितना भोला है और यह व्यवस्था कितनी गर्हित और कमीनी। आज़ादी उपरांत सरकार बदलने से गांवों की गरीब जनता के लिए सरकार ने गांवों में उद्योग खोले। उद्योग के नाम पर उद्योगपति उन इलाकों में उद्योग खोलने की गिद्ध दृष्टि रखते हैं जहां लेबर कम दामों पर मिलती है, जहां की गरीबी का फायदा ये पूंजीपति लोग उठाते हैं। यहीं समाज व्यवस्था की दिशा तय होती है। पूंजीवादी समाज व्यवस्था शहरों से गांवों की तरफ वहां की गरीबी दूर करने नहीं, वहां की गरीबी का फायदा उठाने के लिए जाती है। इसी गरीब पर कमलेश्वर ने इतने अच्छे दिन, बयान, दूसरे जैसी कहानियाँ लिखी जहाँ पूंजीपति लोग गरीब का शोषण कर उसे और गरीब करता है। इतने अच्छे दिन कहानी में लोग अकाल जैसे दिनों का स्वागत करते हैं। अकाल में हड्डियाँ बेचकर गुजारा हो जाता है। वह जिंदगी कैसी होगी? हड्डियाँ और हड्डियों के बीच रहते लोग। बहन को ट्रक ड्राइवर उठा ले जाता तो उसे कहाँ से खिलाता? बयान कहानी में कमलेश्वर ने इसी अर्था अभाव को दर्शाते हुए लिखा है कि फोटोग्राफर को अपनी पत्नी की अर्धनग्न अवस्था की फोटो बेचने पर मजबूर होना पड़ा। कमलेश्वर ने दूसरे कहानी में सुनीता के माध्यम से निम्न मध्यवर्गीय परिवार को व्यक्त किया है। आर्थिक व्यवस्था के कारण संपूर्ण परिवार के बेचारे बन जाने की स्थिति का मार्मिक चित्रण है। कमलेश्वर ने देश विभाजन की विभीषिका को देखा और अनुभव किया। यह विभाजन देश का न होकर मानव और मानव के बीच का विभाजन था। कितने पाकिस्तान,
कहानी एक ऐसी कहानी है जो मनुष्य के अंदर बैठे छोटे छोटे पाकिस्तानों की तस्वीर है, लेकिन पाकिस्तान गद्दारी का पर्याय न होकर मनुष्य की नफरत, विश्वास और भय का पाकिस्तान है। कहानी एक सामयिक किंतु चिरंतन सत्य को जीती है और मानव मन में छिपे बैठे पाकिस्तान का एहसास करा देती है। स्वतंत्रता के पश्चात व्यक्ति की स्थिति बड़ी शोचनीय रही। आजाद भारत का जैसा रूप सोचा था वैसा नहीं मिला। जैसे शासन तंत्र की कल्पना की थी वैसी नहीं मिली। इससे युवा मानस को आघात लगा। कहानीकारों ने भ्रष्ट शासन तंत्र से प्रभावित होकर रचनात्मक स्तर पर इस आघात को व्यक्त किया। कमलेशन ने मानसरोवर के हंस, जॉर्ज पंचम की नाक आदि कहानियों में राजनीतिक भ्रष्टता का पर्दाफाश किया है। मानसरोवर के हंस कहानी में कमलेशन ने राजतंत्र के हाथों आम आदमी के छले जाने को अभिव्यक्त किया है। शासन द्वारा पोषित यह छल आज हमारी व्यवस्था में सर्वत्र व्याप्त है। इस छल ने हमेशा कमजोर, सीधे, ईमानदार, असहाय और दयनीय व्यक्ति का ही शोषण किया है। जॉर्ज पंचम की नाक कहानी में कमलेशन ने भ्रष्ट राजतंत्र, सरकारी कामकाज की चालू नीति, लाल फीताशाही के बीच संघर्ष करते हुए व्यक्ति का चित्र प्रस्तुत किया है। इस कहानी में विदेशी को लेकर भारतीय मानसिकता पर व्यंग भी है। भारत की आज़ादी के नाम पर उच्च वर्ग और मध्य वर्ग की आज़ादी थी और जनसाधारण की आधारभूत लड़ाई से पहले मध्य वर्ग और उच्च वर्ग में संघर्ष और संतुलन की प्रक्रिया होनी थी, और यह सब चूंकि जनता के नाम पर होना था, अतः मध्य वर्ग के लिए यह जरूरी था कि वह जनसाधारण के नाम पर उच्च वर्ग से टकराए। और टकराने का परिणाम यह निकला कि मध्य वर्ग के एक अंग, जिसके हाथों या जिसके आसपास राजनीतिक शक्ति इकट्ठी और विकसित हुई थी, उस पर पूंजीपतियों का आधिपत्य हो गया। अब हम बात करते हैं प्रेरणा की। साहित्यकार किसी प्रेरणा से ही साहित्य सृजन करता है और यह प्रेरणा उसे जीवन के यथार्थ से मिलती है। लेखक रचना के माध्यम से यथार्थ को प्रस्तुत करता है। यथार्थ सामाजिकता के सभी आयामों एवं प्रश्नों से संबद्ध होता है। जीवन का यथार्थ बाहर से लादा हुआ जीवन न होकर लेखक का भोगा हुआ जीवन होता है। कमलेश्वर की कहानियां एक निश्चयी और संघर्षरत व्यक्ति की कहानियां हैं। यह व्यक्ति वैसे तरुण था। उसे अभी न जाने कितनी गर्मी, बरसातें झेलनी थीं, पर अपने 20-30 के जीवन में ही जो कुछ वह देख चुका था, सहन कर चुका था, वह असीम था। दारिद्र्य, उपेक्षा, भ्रांति, धोखा, संघर्ष, टीका, अनाथपन, सब कुछ उसने सहा था। इन्हीं सब का प्रभाव उसके लेखन पर है। कैसा लगता है जब घर में सब कुछ हो फिर भी आपके लिए कुछ न हो। इतिहास आपको यथार्थ के भयावनी चेहरे से लगे, जब आपका भविष्य बनने के लिए उत्कंठित हो और आप एकाएक बहुत अकेली हो जाएं। छोटी सी उम्र में ही आप क्रांतिकारी दल के सदस्य हो जाएं और आपकी टांग में गोली लग जाए। भरे पूरे घर के रहते हुए भी आप अपने पैरों पर खड़े होना चाहें। अंगीठी के कच्चे कोयले आपको दूसरे शहर से लाने पड़े और रेलगाड़ी से आपका रिश्ता जुड़ जाए। आप पढ़ने के नाम पर घर से अलग दूसरे शहर में चले जाएं और अपना खर्च चलाने के लिए साइन बोर्ड पेंटर बन जाएं। कोई अपने छज्जे या चौबारे से हर रोज आपको देखता रहे, अपनी बड़ी काली काली उदास आंखें लिए, और आप अपनी उलझनों मजबूरियों में इस कदम मुतविल हों कि उधर नज़र उठाकर देख भी ना सकें। जीवन आपके सामने साक्षात संकट बनकर खड़ा हो जाए। सिर्फ जी सकना ज़रूरी हो जाए, जीवन आप के लिए ना रह जाए।
इस परिवेश में बढ़कर कमलेश्वर की अंत्य प्रेरणा ने गर्मियों के दिन कहानी लिखने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने कहानी में अपनी जीवन यथार्थबोध को वैचारिक संरचना प्रदान की। अर्थ रिश्तों को निर्धारित करता है। जीवन की कठोर सच्चाइयाँ पारंपरिक रिश्तों में नया अर्थ पैदा करती हैं। उत्पादन के स्रोत तथा साधनों के साथ जो रिश्ता आदमी का होता है, उसी के तहत आदमी और आदमी का रिश्ता निर्धारित होता है। वैसे उत्पादन के साधनों की तरह संस्कार में इतना तीव्र रूपांतरण नहीं होता, लेकिन उसकी दिशा निर्धारित हो जाती है। इतनी अच्छे दिन इसी संदर्भ की कहानी है। बदलते परिवेश के कारण संबंधों में भी परिवर्तन आया। पारिवारिक मोह छोड़कर युवकों ने संघर्ष क्षेत्र में पग बढ़ाए। उनके अंतर में पारिवारिक मोह नाम की वस्तु चुक गई। यांत्रिक जीवन में राहत तो केवल पैसा और पैसे का संबंध। उनके हृदय में पूर्व पीढ़ी के प्रति उपेक्षा और तिरस्कार भाव आ गए। पूर्व पीढ़ी के प्रति उपेक्षा का भाव कमलेश्वर की कुछ नहीं कोई नहीं कहानी में मिलती है, जिसमें पुत्र के रक्त का प्यासा पिता व पिता के रक्त का प्यासा पुत्र है। कमलेश्वर की कहानी कला की यह मांग रही है कि व्यक्ति को उसके आंतरिक परिवेश में देखा जाए। उन्होंने व्यक्ति के रेशे रेशे उधेड़ कर रख दिए। आदमी की मानसिक दुनिया दूषित हो रही थी और वह कुंठा, पराजय, अकेलेपन आदि से ग्रसित हो तरह तरह की मौतों का शिकार हो रहा था। विभाजन के उपरांत बदलती सामूहिक परिस्थितियों ने जीविका कमाने के लिए औरत को अपने आप को बेचने पर मजबूर कर दिया। बदलती कटु परिस्थितियों ने कमलेश्वर की चायघर कहानी की लेडी वेटर को जीविका उपार्जन के लिए मन की आवाज को दबाने पर मजबूर कर दिया। लेडी वेटर को प्रत्येक ग्राहक को मुस्कानें बेचनी पड़ती हैं, क्योंकि तभी वह उसके चायघर में नियमित आता था। अब आता है संवेदना। कला में जीवंतता होना जरूरी है, क्योंकि कमलेश्वर ने भी लिखा है कला के लिए समकालीन संचेतना होना जरूरी है। अगर संचेतना संवेदना से पुष्ट होगी तो कहानी के माध्यम को सशक्त रूप से समझा जा सकेगा। संवेदना भाव रचना में होना अनिवार्य है, क्योंकि इस भाव से पाठक लेखक की रचना में तल्लीन होकर लेखकीय भावों को पूरी तरह समझ पाता है और रचना के संवेदना भाव उसे अपने से बांध लेते हैं। कमलेश्वर के अनुसार लेखक के लिए संवेदनाएं उसकी परिवेश से मिलती हैं, उसी परिवेश से वह अपने पात्र भी चुनता है। कालदर्शी संवेदनशील लेखक अपनी रचनाओं में किसी भी प्रकार से अपने समय की परिस्थितियों, समस्याओं, दुख सुखों और बदलती हुई मानव तथा मन स्थितियों से उदासीन और तटस्थ नहीं रह सकता। अपने लेखन की सार्थकता के लिए उसे जीवन के यथार्थ से जुड़ना और अपने समाज के परिवर्तनों से विज्ञ होना तथा सार्थक और उपयोगी परिवर्तन के लिए स्वयं ही नई जमीन खोजना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी होता है। यथार्थ को जानते हुए परिवर्तन के लिए नई जमीन की तलाश कर इसे संवेदना के धरातल पर लाएं तो लेखक की सार्थकता सिद्ध होती है। कमलेश्वर की इतनी अच्छे दिन कहानी दोगले अर्थतंत्र में आम आदमी की गरीबी का पर्दाफाश करती है। इस कहानी में लेखक ने आतंक की ऐसी तस्वीर अंकित की कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जानवरों की हड्डियां आखिर कितने दिनों तक चल सकती थीं? इसी से तरुण भाई बहन को शमशान जाना पड़ता है, जहां मुर्दों को दफनाया जाता था। इस पर विडंबना यह है कि अकाल की इस मंडराती छाया में भी पूंजीपति वर्ग के दलालों का शोषण जारी है। लाला की सोने का दांत केवल कमली के गाल पर नहीं,
हर कहीं गड़ा हुआ है। भाई बहन की यह दशा देखकर मन संवेदित हो उठता है। बयान कहानी में फोटोग्राफर को आर्थिक परेशानियों से घिरकर मजबूरन अपनी पत्नी की अर्धनग्न तस्वीरें सस्ती पत्रिका में छापने के लिए देनी पड़ती हैं। परिणाम स्वरूप पत्नी को स्कूल से निकाल दिया जाता है। एक संवेदनशील कलाकार के लिए यह सौदा जानलेवा ही था। अपनी प्राणप्रिया पत्नी की ऐसी तस्वीरें सस्ती पत्रिका में देखकर वह इतना क्षुब्ध हो उठता है कि आत्महत्या के सिवा उसके सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं रह जाता। कमलेश्वर की कहानी राजा निर्वंशिया की चंदा की दयनीय अवस्था यह है कि आर्थिक दशा अच्छी न होने के कारण वह पति को मौत के मुंह से बचाने में असमर्थ होती हैं। पतिव्रता को धर्म के पालन के लिए अपना शील कंपाउंडर के हाथ में भंग करवाना पड़ता है, मगर वो क्या करे, अगर ऐसा नहीं करती तो पति मरता है। सो ऐसी दयनीय हालत देखकर चंदा के प्रति करुणा जाग जाती है। बदलती सामाजिक युग चेतना संबंधों को भी बदल दिया है। महानगर में लोगों की संवेदना मर चुकी है। माँ बेटी, बाप बेटा, पति पत्नी के संबंधों में परिवर्तन आ गया है। कमलेश्वर की दुखों के रास्ते कहानी में पति पत्नी संबंधों के विघटन का बड़ी बेबाकी से किया गया चित्रण मिलता है। पत्नी अन्य पुरुष के आकर्षण में आकर पति व बच्चों को छोड़ जाती है, उसका हृदय पथरा गया है। कमलेश्वर का महानगरीय बोध इन संबंधों को देखकर अच्छा नहीं रहा। इसीलिए चेतना प्रवाह में महानगरीय लोगों के संबंधों में आए ठंडेपन से लेखक परेशान हैं। अब आता है परिवेश तथा जीवन दशा। अपने समय विशेष की परिस्थितियों के प्रति कोई भी लेखक उदासीन नहीं रह सकता। वह तटस्थ दृष्टा भी नहीं होता। इसलिए वह अपने समय के साथ मानव मन और बुद्धि को उद्वेलित करने वाले सभी प्रश्नों के प्रति अपना दृष्टिकोण बनाता है। कमलेश्वर की कहानियाँ एक तरफ अनुभूति की प्रामाणिकता की पक्षधर हैं, तो दूसरी तरफ समानांतर जीवन अनुभव और समयगत सच्चाइयों के साथ क्रूर से क्रूरतर अंतर्यातनाओं में लीन हैं। कमलेश्वर का कथाकार अंतर्मन व्यक्ति से समाज और समाज से व्यक्ति की ओर लौटते हुए एक तीव्र आवेगात्मक वृत्तों की रचना करता है। इसका प्रमाण कमलेश्वर ने युद्ध कहानी द्वारा दिया है। सन 1965 में हुए पाकिस्तान युद्ध के समय हिंदूवादी मनोवृत्ति का परिचय देते हुए ब्लैकआउट के दिनों में सही साहित्य को परिचालित न करके वह खालसा कॉलेज दिल्ली के चौराहे पर ट्रैफिक कंट्रोल करते रहे और लोगों को यह बताते रहे कि यह पाकिस्तान भारत का युद्ध नहीं बल्कि हिंदू मुसलमान का युद्ध है। उस समय कमलेश्वर संपादक नहीं थे, पर उस समय उन्होंने अपनी युद्ध कहानी लिखी थी जो उनकी सोच को रेखांकित करती है। आज का लेखक इसी विशुद्ध टूटते तपते परिवेश के प्रति समर्पित है। हिंदुस्तान में दो तरह के तबके हैं, अमीरों के और गरीबों के, सोचने वाले और काम करने वाले के। जो सोच रहा है वह काम नहीं कर रहा और जो काम कर रहा है वह सोच नहीं रहा है। अमीर लोग गरीबों का हमेशा शोषण करते आ रहे हैं। कमलेश्वर की जॉर्ज पंचम की नाक कहानी में इस देशगत स्थिति का वर्णन मिलता है। इसमें आम आदमी के शोषण और उसकी उपेक्षा को अभिव्यक्त किया है। महाप्रभुओं की जान बचाने के लिए सामान्य जन को अपनी नाक हमेशा काटनी पड़ती है, लेकिन उसके त्याग की गाथा पर एक शब्द भी नहीं लिखा जाता। पूंजीपतियों का विकराल मुंह सब चीज़ों को अपने में समेटता चलता है। वह बराबर व्यक्ति को अपमानित और शोषित करता आ रहा है और 3 पीढ़ियों तक रातों के लिए अस्तित्व को पूंजी से कुचलता रहा है।
विश्व में अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, जलियांवाला बाग, 1934 का भूकंप, विश्व युद्ध, बार्डुंग सम्मेलन, पंचशील, अणुबम परीक्षण, भारत चीन लड़ाई, वियतनाम में अमेरिकी दमन मगर पूंजीपति मंगनलाल, छगनलाल दाड़ूवाला, रातें कहानी में एक के बाद एक भरी पूरी रातें खरीदता हुआ व्यक्ति और आम आदमी के अस्तित्व का विनाश कर रहा है। विभाजन और दंगों ने आदमी के बीच बहुत दूरी स्थापित की। कमर्शियल ने कितने पाकिस्तान कहानी में सांप्रदायिक के साथ दलित वर्ग की आर्थिक यातनाओं को जोड़ दिया, जिसका परिणाम वेश्यावृत्ति के रूप में उभरता है। कमलेश्वर की सांप कहानी में कमलेश्वर का अपना बिताया हुआ जीवन है। घर की अकेलेपन को काटने के लिए कोई हम उम्र साथी नहीं था, अतः एकाएक बड़ी उम्र की लड़की की निकटता मिल गई। 24 घंटे उसके ध्यान में डूबे रहने लगे। उससे उनकी कोठी में मिलने पर डरते थे। उसकी कोठी के पीछे जंगली झाड़ियाँ थीं और सांपों के बिल थे। शाम को प्रेमिका को मिलने जाने पर सांपों से डरते थे, इसलिए हमेशा चिड़ियों पर ध्यान देते, क्योंकि चिड़ियाँ सांप की उपस्थिति को बड़ी तेजी से पहचान सकती थीं। चिड़िया जब ज़्यादा शोर करती तो सांप की आशंका से वहीं नाले वाली पगडंडी से वापस हो जाते। फिर 3-4 दिनों बाद मुलाकात होने पर लड़की की शिकायत करने पर समाज को दोषी ठहराते, जो प्रेमियों को मिलने नहीं देते। सांप का भय कमलेश्वर ने अपनी सांप कहानी द्वारा अभिव्यक्त किया है। अतः कमलेश्वर अपने बिताई जीवनगत प्रभावों का चित्रण कहानियों में करते रहे हैं। अंत में निष्कर्ष से यह कहा जा सकता है कि कमलेश्वर ने अपने जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों को आत्मसात कर रचनात्मक धरातल पर उतारा है। जीवन का चित्रांकन ही साहित्य है। जीवन दशा से ही साहित्य विकसित होता है, ऐसा स्वयं कमलेश्वर ने भी माना है। धन्यवाद।